हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर निहारिका और आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का। इसमें हम पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे, मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो हमने देखा था भाई सिविल वो क्या चल रहा था, हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखा हमने और बोला था कि अगर गवर्नमेंट जो है आपको रिप्रेस करे गलत मेजर्स से, गलत तरीके से मूवमेंट को रिप्रेस करे, तो आप क्या करना, सिविल डिसोबीडियंस हो जाना, सिविल डिसोबीडियंट हो जाना। ठीक है, तो पहला है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। भाई इसके पहले हम देख रहे थे क्या, हम देख रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने कहा था कि भाई हमने इंडियंस ने ही कॉपरेट किया है, इसलिए ब्रिटिशर्स जो है हम पे रूल कर पाए हैं, तो हमें उनको नॉन कॉपरेट करना है। और अगर हम उनको जोरों शोरों से नॉन कॉपरेट करेंगे तो 1 साल के अंदर जो है ब्रिटिशर्स कोलैप्स हो जाएंगे, टूट जाएंगे और उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। एक ही रास्ता बचेगा कि हमारे भारत देश को छोड़ के चले जाएं। तो ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भाई साइमन कमीशन। क्या है ये? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। इनके नाम पे जो है ये कमीशन बनाया गया। ठीक है, द कमीशन अब क्यों बनाया गया? इट वॉज मेड टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, कैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फंक्शन कर रहा है उसमें लुक आउट करने के लिए, उसको देखने के लिए, एंड सजेस्ट चेंजेस, और क्या चेंजेस होने चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो देखने के लिए तो ये कमीशन बनाया गया था। बट भाई यहाँ पे एक बट है, बहुत बड़ा बट है ये, एंड दिस बट इज द एवरीथिंग। ठीक है, तो सिंस ऑल द मेंबर्स इन द कमीशन वर ब्रिटिश, सारे जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिश थे, द इंडियन लीडर्स अपोज्ड द कमीशन, इसलिए इंडियन लीडर्स ने इस कमीशन को अपोज किया। और हम देखते हैं साइमन गो बैक वाला एक पोस्टर भी हमें देखने को मिलता है ना। तो अब भैया यहाँ पे तुम कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बना रहे हो भाई इंडिया में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को लुकआउट कर रहे हो। ठीक है, इंडियन लोगों के लिए चेंजेस लेके आ रहे हो, इंडियन लोगों के लिए, और मेंबर्स सारे ब्रिटिश हैं। तो तुम भैया समझोगे कैसे कि इंडिया में किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं? तो उनको ये दिमाग में नहीं आया, उन्होंने सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स ही रखे और ये चीज हमारे इंडियंस को नहीं देखी गई। एक भी कोई इंडियन मेंबर नहीं था, तो इसलिए इंडियंस ने, जो इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इस मिशन को, उन्होंने अपोज किया। ठीक है, साइमन कमीशन इंडिया में आया 1928 में। ठीक है, इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। ठीक है, ये बड़ा सब पोस्टर आ जाता है भाई, गो बैक साइमन। ठीक है, तो गो बैक साइमन आ जाता है ये पोस्टर। ठीक है, तो साइमन कमीशन आया इंडिया में 1928 में, बट लोगों ने बोला कि जाओ तुम वापस, गो बैक साइमन बोला। ऑल पार्टीज ज्वाइन द प्रोटेस्ट, जितनी भी पार्टीज थी इंडिया में सबने इसको प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, सबने प्रोटेस्ट किया। और 1929 में लॉर्ड इरविन announced a vague offer of dominion status for India, but its timing was not specified. उन्होंने बोला कि एक इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, पर उसका टाइम उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने ये भी बोला कि भैया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आओ। ठीक है, फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आओ। ठीक है, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे हम, तो वहां पे जो हमारा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कैसा क्या होगा, उसको डिस्कस करने के लिए आप वहां आओ। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे हम भाई सॉल्ट मार्च, बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सॉल्ट मार्च देखेंगे। तो महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट सॉल्ट कुड बी अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द होल नेशन। महात्मा गांधी बिलीव करते थे कि जो सॉल्ट है एक पावरफुल सिंबल हो सकता है एक पूरे नेशन को यूनाइट करने के लिए, पूरे नेशन को जोड़ने के लिए एक सॉल्ट को हम पावरफुली यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग द ब्रिटिश स्कॉफ्ड एट द आइडिया। ठीक है,
मतलब बहुत सारे लोगों ने और ब्रिटिशर्स ने भी एकदम इस आइडिया पे ऐसे किया, हाँ ये कैसा आइडिया है, ये कैसा है, ठीक है। Abolition of the salt tax was among many demands which were raised by Gandhiji through a letter to Viceroy Irwin. Viceroy Irwin को गांधी जी ने एक लेटर भेजा, उसमें उन्होंने बोला कि जो सॉल्ट, मतलब आप सॉल्ट पे भी टैक्स लगा रहे हो भाई, नमक तो सबका अधिकार है, नमक सब लोग खाते, बेसिक नेसेसिटी है, आप उस पे भी कर लगा रहे हो, टैक्स है ना, टैक्स लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश किया जाना चाहिए, अबॉलिशन होना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये एक डिमांड थी, बहुत सारी डिमांड थी, उनमें से एक सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करने की भी डिमांड थी। किस में थी ये डिमांड? एक लेटर लिखा था गांधी जी ने, किसको? वाइसरॉय इरविन को, तो उसमें एक उनकी डिमांड थी, ठीक है। तो सॉल्ट मार्च, जिसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं, गांधी जी ने स्टार्ट की 12 मार्च 1930 को, ठीक है। उनके साथ 78 वॉलंटियर्स भी थे, 24 दिन वो चले, ठीक है, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 माइल्स, इतना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया 24 दिन में, साबरमती से डांडी तक, ओके। और रास्ते में बहुत सारे लोग ज्वाइन होते गए, जुड़ते गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सेरेमोनियली वहां पे एक नमक बनाया, मैन्युफैक्चर किया और लॉ को वायलेट किया, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 डेट याद रखनी है आपको, ये गांधी जी ने सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया और लॉ को ब्रेक किया, ठीक है। यहां पे सॉल्ट मार्च मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सॉल्ट मार्च जो है वहां से बिगिनिंग होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, कि भाई हम डिसोबीडियंट बनेंगे, गवर्नमेंट को हम फॉलो नहीं करेंगे, उनके आदेश हम नहीं मानेंगे। बहुत सारे लोगों ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, लोगों ने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के सामने क्या किया? डेमोन्स्ट्रेशंस दिए, भाई सॉल्ट लॉ तोड़े, फैक्ट्रीज के सामने, सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया, है ना। फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया, पीजेंट्स जो है वो रिफ्यूज करने लगे, भाई ऑफिशियल्स रिजाइंड, पीजेंट्स रिफ्यूज्ड, ऑफिशियल्स जो हैं, जो ऑफिशियल्स थे अच्छी पोस्ट पे, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। ट्राइबल पीपल जो है वो फॉरेस्ट लॉ को तोड़ने लगे, भाई जो ट्राइबल्स पीपल को हमने देखा था ना कि उनको रोका गया था कि भाई आप लाइवलीहुड, उनके लाइवलीहुड को काइंड ऑफ छीना जा रहा था, उनको ग्रेज करने का, भाई अपने कैटल को ग्रेज नहीं करा सकते, आप फायरवुड नहीं ले सकते, आप फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकते, तो ट्राइबल पीपल ने भी फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया, ठीक है। सॉल्ट, भाई सॉल्ट लॉ क्या है अब, ठीक है, देखते हैं। Salt is consumed by both the poor and the rich. Salt जो है गरीब और अमीर दोनों खाते हैं, and is most essential items in food. हर खाने में salt पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट had a monopoly on the production of salt in India. उनके पास सिर्फ मोनोपोली थी कि वही जो है सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास ही मोनोपोली थी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट इन इंडिया, ओके। बाय इम्पोजिंग अ सॉल्ट टैक्स, अब उन्होंने जब ये सॉल्ट टैक्स लगाया था तो गवर्नमेंट हिट बोथ द रिच एंड द पुअर, तो गवर्नमेंट ने रिच को भी मारा और पुअर्स को भी मारा, स्पेशली द पुअर। भाई रिच तो दे देंगे टैक्स, अब तुम नमक पे भी टैक्स लगा रहे हो, तो पुअर तो वैसे ही पुअर है भाई, उसको तो वैसे ही मर रहा है वो, तुम उससे और टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हो। तो स्पेशली ये चीज ना पुअर को बहुत हिट की थी। गांधी जी ने बोला था, गांधी जी ने सोचा कि ये जो है सबसे रिप्रेसिव एक्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है, सबसे बेकार, सबसे खराब एक्ट है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का, एंड चोज टू डिफाई इट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। और उन्होंने बोला कि हम इस एक्ट को नहीं मानेंगे, इस टैक्स को नहीं देंगे, और इसलिए उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, ठीक है। अब देखते हैं हम भाई गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, ओके। तो when the British government responded with a policy of brutal repression against the civil disobedience movement, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एकदम, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होने लगा, सब लोग एकदम डिसोबीडियंट हो गए थे, कोई कुछ नहीं मान रहा था, ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को गुस्सा आया, तो उन्होंने बहुत ब्रूटली एकदम उसका जवाब दिया, ठीक है, ब्रूटली बहुत खराब तरीके से उसका जवाब दिया।
महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि भाई हम मूवमेंट खत्म करते, क्योंकि उनके लोग पे अत्याचार हो रहा था, उनके लोगों के लिए मतलब वायलेंस हो रही थी ना, तो इसलिए फिर वो रोक देते थे, बहुत ब्रूटल हो जाते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो उन्होंने मूवमेंट बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, वो एंटर कर गए लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट में कि चलो कुछ करते हैं, 5 मार्च 1931 में। ठीक है, तो इस पैक्ट के अंडर क्या था, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, जो आपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हमें ऑफर दिया था तो हम वो करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं हम लंदन में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो भाई ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है लंदन में। ओके, नेक्स्ट, अब पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे। इस मूवमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे भैया, सब थे। रिच पीजेंट्स भी थे, जो कि रेवेन्यू भैया ज्यादा उनको टैक्स देना पड़ता था, ये वो हाई रेवेन्यू की अगेंस्ट में। पुअर पीजेंट्स भी थे अगेंस्ट हाई रेंट एंड हाई रेवेन्यू, चलो ठीक है इनका भी है। बिजनेस क्लास भी थे अगेंस्ट कॉलोनियल बिजनेस पॉलिसीज, भैया उनकी जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनकी अलग अपनी पॉलिसीज लगाते रहते थे, उनको भाई फायदा नहीं होता था, है ना, उनके ऊपर बिजनेस क्लास भी परेशान हो गए थे, तो वो भी इसके जो है पार्टिसिपेंट थे। विमेन मूव्ड बाय गांधी जी कॉल, गांधी जी की वजह से विमेन भी पार्टिसिपेट करने लगी थी, वर्कर्स भी पार्टिसिपेट करते थे इसमें। ठीक है, रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था, तो अरेस्टिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन, कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर रहे थे एक एक करके, बहुत ब्रूटली उनको दबा रहे थे, मार पीट रहे थे। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, जो भाई शांतिपूर्वक जो सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रहीज हैं, उनको अटैक किया जा रहा था। विमेन और चिल्ड्रन को मारा जा रहा था। ठीक है, और अराउंड बहुत सारे अरेस्ट हो रहे थे, 1 लाख अरेस्ट, अराउंड 1 लाख अरेस्ट जो है हुए थे। ठीक है, ये सब हो रहा था, तो ये था रिएक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये था रिएक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट किया जा रहा था, मार पीट के उनको रोका जा रहा था, सत्याग्रही जो पीसफुल सत्याग्रही थे उनको अटैक किया जा रहा था, बच्चों को, विमेन को मारा जा रहा था। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ वाज दिस डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट था। तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन में तो ये बोला था कि भाई आप उनको कॉपरेट मत करो, बट यहाँ बोल रहे थे कि सिर्फ आप कॉपरेशन तो रिफ्यूज करो ही करो, बट आप कॉलोनियल लॉज को भी ब्रेक करो। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो लॉ वो बनाएंगे आप उसको ब्रेक करो, आप उसको तोड़ो। तो यहाँ पे नॉन कॉपरेट तो करने बोल ही रहे थे, कॉपरेशन तो कह ही रहे थे कि भाई आप कॉपरेट तो करो ही मत, बट ये भी कह रहे थे कि आप कॉलोनियल लॉज को ब्रेक भी करो। अब विमेन का क्या रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ये देखते हैं। तो विमेन का पार्टिसिपेशन अच्छा खासा था, लार्ज स्केल पे था। पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, उन्होंने भी जो प्रोटेस्ट हुए उसमें शामिल हुई वो, है ना, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट को। फॉरेन क्लोथ्स, लिकर शॉप्स पिकेट हो गई थी। began to see service to the nation as their sacred duty, वो ये देखने लगी थी कि भाई ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी पवित्र ड्यूटी है कि हमें अपने नेशन के लिए सर्व करना है, हमें अपने नेशन के लिए सर्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब लिमिट्स क्या क्या लिमिटेशंस थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, ये देखेंगे। ओके, तो नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स एज फॉर लॉन्ग कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द डिमांड्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था कि यहाँ पे दलित्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, दलित्स का पार्टिसिपेशन नहीं था क्योंकि कांग्रेस जो है उन्होंने शेड्यूल कास्ट की डिमांड्स को इग्नोर किया था, बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, ल्यूकवार्म जिसको हम कहते हैं नॉट वेरी एंथुसियास्टिक, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, मुस्लिम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे उनसे हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था क्योंकि उनको 1920 से
लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो ज्यादातर हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप बनता जा रहा है, जैसे हिंदू महासभा टाइप्स, ठीक है, तो ऐसा उनको लगता था। और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में, शक का, एक डिस्ट्रस्ट का, आपस में ट्रस्ट नहीं रह रहा था, है ना, और शक पैदा हो रहा था। तो ये दो जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में ऐसी जो है एटमॉस्फेयर सा क्रिएट हो रहा था। So these were the limitations. Okay, now we are going to see the sense of collective belonging. ठीक है? Okay. Factors that develop the reuse of collective belonging and united all Indians. कैसी चीजें आई फिर कि लोग जो है आपस में खुद को एक मान लगे, कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आए, मतलब साथ में, भाई हम एक, सब एक हैं, कलेक्टिव हैं, हम एक ही हैं, वी ऑल आर वन, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स की मदद से जो कलेक्टिव बिलोंगिंग है वो डेवलप हुई। तो फिगर और इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है फिगर और इमेज, इमेजेस ऑफ भारत माता, ठीक है। भारत माता की जो इमेज है वो बनाई गई, बंकिम चंद्र ने, उन्होंने बनाई थी पहली इमेज। इससे पीपल ने आइडेंटिफाई किया नेशन को, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जो नेशन है ये हमारी भारत माँ है, ठीक है। तो उनको एक नेशनलिस्ट फीलिंग आती थी इससे। Folklore, nationalists began gathering and recording folk tale as they presented our true culture and helped discover one's national identity and restore a reuse of pride in past. मतलब गानों की मदद से, हमारे फोक टेल्स की मदद से लोगों को साथ लाया गया कि हम आइडेंटिकली, हम नेशनली एक हैं, हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी उनको बताई गई कि हमारी ये एक है, ठीक है। तो फोकलोर ने मदद किया। आइकन्स एंड सिंबल, जैसे फॉरेक्स फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग फर्स्ट डेवलप ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। 1921 में बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तब जो है ट्राई कलर फ्लैग पहला बनाया गया था, ठीक है। विच हैड 8 लोटसेस, जिसमें 8 लोटस थे। 1921 में गांधी जी ने डिजाइन किया स्वराज फ्लैग को, ठीक है। स्वराज फ्लैग को उन्होंने डिजाइन किया। तो ये जो फ्लैग्स है ना बहुत ज्यादा जोड़ते थे लोगों को, एक बहुत प्राउड वाली फीलिंग देते थे, ठीक है। तो फ्लैग जो कैरी करना एक ना सिंबल ऑफ डिफेंस देता था, मतलब एक अच्छा माना जाता था, हम अपना फ्लैग दिखा रहे हैं, झंडा दिखा रहे हैं, है ना। तो अच्छी नेशनलिज्म वाली फीलिंग लोगों के मन में आती थी, एक कलेक्टिव फीलिंग लोगों के मन में आती थी। रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, बहुत सारे इंडियंस ने पास्ट में देखना चालू किया, ठीक है। इंडिया की ग्रेट अचीवमेंट्स को बताना चालू किया, ठीक है। और इंडियंस को बोला कि आप इसका प्राइड लो, इसको प्राउडली फील करो कि हमारी इंडिया की हिस्ट्री कितनी अच्छी है ना, उसको प्राउडली फील करो। और हमें इस रूल से, इस बंधे हुए रूल से बाहर निकलने के लिए जाना है, हमें बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढना। तो ये मोटिवेट कर रहा था उनको, है ना। इंडियाज पास्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट भी जो इंडिया का पास्ट रहा है, जो स्ट्रगल रहा है, वो लोगों को बताना चालू किया, ताकि लोग जो है एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आए कि भाई हम सब एक हैं। ये जो लोग जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है खुद को, ये लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी हमारे लोग हैं, ये भी इंडियंस हैं। तो हमें साथ में रहना है, हमें इस रूल से बाहर निकलना है, ठीक है। सॉन्ग्स यूज किए गए जैसे वंदे मातरम, ठीक है। 1870 में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा था, ठीक है, अपनी देश के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए। और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इसको बहुत गाया गया, जोरों शोरों से गाया गया था, ठीक है, जोरों शोरों से इसको गाया था। ओके, तो इन सारी चीजों की मदद से एक सेंस आया कलेक्टिव बिलोंगिंग का, ठीक है। सो दिस वाज द लेक्चर, ओके, दिस वाज द लेक्चर। तो आपको इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे स्कोर प्लस ऐप से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।